हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसके अलावा अगर आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है बालकों के व्यक्तिगत विकास। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। अगर मैं बच्चे के डेवलपमेंट की बात करूँ, विकास की बात करूँ, तो आप उसे पक्के तौर पर, ठीक है, निश्चित तौर पर भविष्यवाणी करके नहीं बता सकते कि इस बच्चे का आगे चलकर विकास किस तरीके से होगा, किस डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि शुरू से ही बहुत ही तेज़ तर्राक होते हैं या फिर किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो हम उनके बारे में कह देते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है आगे चलकर कुछ अच्छा करेगा, है ना। बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा करेगा ही करेगा। तो हम निश्चित तौर पे, पक्के तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक जो है बता सकते हैं, है ना। तो ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर सटीकता और पक्के तौर पर भविष्यवाणी की बात की जा रही है ना। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, के लिए पूर्वानुमान, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगा सकता। आप देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल बता ही नहीं पा रहे, हम कुछ हद तक बता पा रहे हैं, है ना। तो ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं बता सकते, ये भी गलत है। यहाँ पर अगर कहे कि पक्के तौर पर बता सकते हैं तब भी गलत है, कुछ हद तक बता सकते हैं, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, है ना। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी में आगे दे रखा है परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो विकास का समय होता है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि 8 से 9 महीने में ही चलना सीख जाते हैं, वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जो कि 1 से 1.5 साल 2 साल तक का समय ले लेते हैं चलने में, है ना। तो जो समय होता है विकास का वो हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है ना। तो ये पूरी बात सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर यहाँ पर दे रखा है अव्यवस्थित व असतत होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को डेवलपमेंट विकास के बारे में बताया था कि विकास क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित होता है ना। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद में बच्चा बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जा कर के दौड़ना सीखता है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है विकास का, डेवलपमेंट का, एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो विकास का एक व्यवस्थित, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से हमारा विकास शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो हमारा विकास यहाँ पर चलता रहता है। तो विकास कैसा प्रोसेस है, निरंतर यानी कि सतत प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर असतत वर्ड का यूज किया है, ये दोनों बातें गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कट जाता है ना। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो अभी मैं आप लोग साथ में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए वहीं से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। मैंने क्या बोला, विकास एक क्रम, एक सीक्वेंस में चलता है, तो ये बात गलत। विकास अव्यवस्थित होता है, मैंने बोला व्यवस्थित होता है, ठीक है, सीक्वेंस में चलता है, तो ये भी बात गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक जो है निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। देखिए, जो हमारे विकासात्मक प्रतिमान होते हैं, यानी जितने भी चीज़ें सीखते हैं या फिर जितने भी हमारे अंदर चेंज आते हैं वो क्यों आते हैं, जो भी हमारी हाइट होती है, जो हमारा वेट होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, जो हमारा व्यवहार होता है, ये सभी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, या तो अपनी हेरिडिटी से या इन्वायरमेंट से। यानी इन्हीं दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा जो है विकास होता है। बट यहाँ पर दे रखा है कि सांस्कृतिक परिवेश, यानी जिस परिवेश में आप रहते हैं उससे आपका विकासात्मक प्रतिमान प्रभावित ही नहीं होता है, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका संस्कृति, आपका समाज, आपका हेरिडिटी, ये सभी आपको प्रभावित करती हैं, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं। सिंपल सी बात है कि जो भी बच्चे होते हैं अपने आस पड़ोस से भी चीज़ों को सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, ठीक है, स्कूल से भी सीखते हैं और समकक्ष समूह से भी सीखते हैं। तो ये चारों ही बातें सही है क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है अपने समाज के बारे में जानते हैं, वो किस धर्म के हैं उसके बारे में जानते हैं, उनके धर्म में कौन सा रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाता है उसको जानते हैं, रहने के तरीके, मूल रीतियाँ, यही सारी चीज़ें तो होती हैं। स्कूल में जो है रूल रेगुलेशन को सिखाया जाता है, अनुशासित तरीके से जो है बच्चे वहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से टीचर से बात करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे स्कूल में सीखते हैं, अपने समकक्षी समूह से सीखते हैं, सामाजिक
विकास वहाँ पर बच्चे का होता है। तो ये सभी जगहों से जो है बच्चे चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। देखिए अगर मैं एडॉप्टेशन की बात करूँ तो इसके अंदर कौन सी दो मूल प्रक्रियाएं आती हैं, समायोजन व समावेशन, ठीक है, यानी कि अकोमोडेशन और असिमिलेशन, ठीक है। अब देखिए अकोमोडेशन और असिमिलेशन क्या होता है, जो जीन पियाजे वो किसकी बात करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं, ठीक है। स्कीमा क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसमें क्या होता है, संरचनाओं का समूह होता है। जैसे कि मान लीजिए आप दिन भर में कई सारी चीज़ें देखते हैं तो उसका क्या होता है, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई एक नई चीज़ देख ली तो इसका क्या हो गया, आपके माइंड में एक संरचना बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसी तरह हमारे माइंड में कई सारी चीज़ों का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर इन्हीं संरचनाओं का जो समूह है इसका नाम क्या दिया है, जीन पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया, ठीक है, यानी कि जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो समावेशन का प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई नई चीज़ देख ली, ठीक है, तो जब आपने इसको अपने माइंड में ऐड किया तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपने देखा उसको अपने माइंड में ऐड कर लिया, ठीक है। ये सारे स्कीमा तो आपके माइंड में पहले से बना हुआ था, है ना। इसके बाद में आज आपने कोई नई चीज़ देख ली तो इसका आपके माइंड में एक अलग से स्कीमा बन गया, है ना। अब देखिए मान लीजिए आपने वापस जो है उसी व्यक्ति को या फिर उसी स्थान को देखा, ठीक है, आपने उसी स्थान को देखा बट यहाँ पर जो घर था उसका कलर चेंज हो गया हो, या फिर जो रोड था वहाँ पे पेड़ लगा दिए गए हों, या फिर जो है कुछ और भी चेंज हो गया हो, कोई व्यक्ति था, ठीक है, अब उसके जो है बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंज आ गया हो, मोटा हो गया या फिर पतला हो गया हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ये स्कीमा आपका बना हुआ था उस व्यक्ति से रिलेटेड या फिर उस स्थान से रिलेटेड या फिर जो भी जगह रही हो, ठीक है, या फिर जो भी वस्तु रही हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, आप जो भी चाहो ले सकते हो। तो आप क्या करेंगे, अपनी माइंड में जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था इसमें चेंज करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, क्योंकि अब इस व्यक्ति में भी बदलाव हुआ है या फिर इस जगह में बदलाव हुआ है ना, बट स्कीमा तो आपका उसी व्यक्ति का बना हुआ है। तो आप उसी में जब चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन यानी कि समायोजन का प्रोसेस कहते हैं, है ना। हालांकि हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, तो आप सिंपल से बताएंगे समायोजन और समावेशन को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संतुलीकरण एवं संगठन ये आपका इसी के अंदर का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये आपको जब जीन पियाजे की थ्योरी में बताऊंगी तो वहाँ पर डीपली बता दूंगी, ठीक है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके नहीं होंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं जीन पियाजे की बात करूँ तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, आप सभी को पता ही होगा। पहली अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। फिर दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। थर्ड क्या है, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है। और लास्ट वाली स्टेज क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे की 4 जो है अवस्थाएं थी, है ना। इससे क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो बच्चा है वो क्या कर पा रहा है, लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक के होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई वस्तु लंबी है तो उसको एक साथ रखेंगे, है ना, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वस्तुओं को सजा लेते हैं, है ना। इसके साथ साथ वो चीज़ों को वर्गीकृत कर पाते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, ठीक है, कि जो सब्जियां हैं वो अलग रहेंगी, जो फल हैं वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गीकरण या फिर सीरिएशन यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में सजाना, ठीक है, 3 चीज़ों की बात हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लासिफिकेशन यानी कि चीज़ों को वर्गीकृत करना, सीरिएशन यानी कि चीज़ों को एक क्रम में लगाना, साथ साथ कंजर्वेशन संरक्षण यानी कि बच्चा समझ जाता है कि अगर हम शेप और साइज में चेंज कर दें तो जो वस्तु की क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। ये 3 चीज़ें बच्चे के अंदर कब डेवलप होती है, जब बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। देखिए इस स्टेज का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित होती है जिसको बच्चा टच एंड फील कर पाता है, ठीक है।
अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को बच्चा टच एंड फील नहीं कर पाया, जो चीज़ बच्चे के सामने उपस्थित नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख ही रखा है कि परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रामकता में कठिनाई महसूस करता है, तो इसमें तो होगा नहीं क्योंकि अमूर्त सोच तो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था होगी, थर्ड वाली, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बताई, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य। देखिए जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने 3 प्रकार के वाक्य की बात की है। एक तो इन्होंने बताया सोशो स्पीच यानी कि सामाजिक वार्ता। ये क्या होता है, जब आप समाज से इंटरेक्ट करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है समाज से इंटरेक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है, चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है, तो ये सामाजिक जो है इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतर्क्रिया के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा इन्होंने बताया प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं आपने देखे होंगे 3 से लेकर के 5 साल तक के बच्चे, है ना, वो क्या करते हैं, कभी कभी जो है खुद से बातचीत करते हैं कि अरे मेरा गुड़िया जो है खाना नहीं खा रही, या फिर जो मेरी कार है वो चल नहीं रही है। तो ऐसा करके क्या करते हैं, अपने आप को एक दिशा देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। और जो बात करते हैं वो दूसरों को भी सुनाई देती है, ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चे से वो बात कर रहे हैं, खुद से ही बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को जो लेव वाइगोस्की उन्होंने क्या नाम दिया, प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वाक्य का नाम दे दिया, है ना। फिर थर्ड क्या है, साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, ऐसा ही। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग बड़े हो गए हैं ना, तो हम लोगों के अंदर साइलेंट इनर स्पीच डेवलप है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स के सामने शेयर नहीं करनी रहती है, फिर दोस्तों के सामने शेयर नहीं करनी रहती है, उस बात को हम खुद ही मन में अपने आप से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। उस बात से रिलेटेड जितने भी हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, तो अपने आप से ही बातचीत करना, लेकिन वो जो बात आप कर रहे हैं वो किसी को सुनाई ना दे, ठीक है। आप खुद से बात कर रहे हैं लेकिन मन ही मन में कर रहे हैं, है ना। वो आपकी क्या होगी, साइलेंट इनर स्पीच होगी। अभी हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग के अंदर तीनों स्पीच, हम लोग समाज से भी इंटरेक्ट करते हैं, कभी कभी कोई नहीं रहता है तो हम लोग प्राइवेट स्पीच भी करते हैं, जोर जोर से बोलकर खुद से बातचीत भी कर लेते हैं, फिर साइलेंट इनर स्पीच भी करते हैं, है ना। इन्हीं 3 प्रकार की इसकी स्पीच के बारे में किसने बात की, लेव वाइगोस्की ने की है। तो बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करते हैं, यानी कि जो बच्चे की सोच होती है उसको एक डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं, जो प्राइवेट स्पीच होती है, यानी जो बच्चा खुद से बातचीत करता है, ठीक है। तो ये बात सही है, फर्स्ट करेक्ट है। बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को आत्मकेंद्रिता दर्शाता है, नहीं। ये बात कौन कहेंगे, आपके जीन प्याजे कहेंगे, ठीक है। जब बच्चा खुद से बातचीत करे तो उसको जो है लेव वाइगोस्की कहते हैं व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच। लेकिन जो जीन प्याजे, जब बच्चा खुद से बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं जीन प्याजे ईगोसेंट्रिज्म यानी कि आत्मकेंद्रिता को दर्शा रहा है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता नहीं है, बढ़ता है ना। क्योंकि यहाँ से बच्चे अपनी सोच को डायरेक्शन देते हैं, नए नए तरीके जो है खोजते हैं, अगर आप बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं तो, है ना। तो ये 3 बातें आपकी हो जाएंगी गलत, फर्स्ट करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। उपरोक्त इनाम देकर, सजा देकर, मदद की मात्रा और स्वरूप में बदलाव करके। देखिए जो लेव वाइगोस्की है इनका संबंध किससे, रचनावाद से, और ये कभी भी पुरस्कार, इनाम या फिर दंड की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बच्चे को अस्थायी, ठीक है, अस्थायी जो है मदद प्रदान करना है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई नया स्किल सीख रहा है, तो ऐसे में उसको जो है कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो एज ए टीचर के रूप में आप उसको सिर्फ हल्का सा हिंट दीजिए, संकेत दीजिए, इशारे दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बच्चे को सॉल्व करके बता दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। उसको हिंट देना है, इशारा देना है, संकेत देना है, ताकि बच्चा उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे करके आऊँगी आपका, आप अपना एग्ज़ाम खुद देंगे, बट मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, इसके फोल्डिंग का कार्य कर रही हूँ, यानी कि आपको पार्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, ढांचा प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये समझा, यानी कि मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, यानी आपको ये चीज़ें पहले से भी पता होंगी, बट उनको बताने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, बदलाव कर रही हूँ, ठीक है। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आती है, जो भी लगता है कि कुछ अलग तरीके से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, इसके फोल्डिंग मिलता है, यानी कि जो है पार्ट मिलता है, ढांचा मिलता है लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर फिर तो रोट लर्निंग की बात हो जाएगी, जो कि लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को
बढ़ावा देता है। बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएंगे। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित हो जाएंगे। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 3 बातें तो आपकी पूरी तरीके से गलत है कि बच्चे के अधिगम में गति मतलब जो तेजी जो उसके अधिगम में यानी कि जो उसकी लर्निंग की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलत है। अगर आप बच्चे को बार बार ये बोल रहे हैं कि तुम जो है ये अधिगम करने के योग्य नहीं हो, ठीक है, ऐसे बच्चे जो है डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि सच में मैं अधिगम के योग्य नहीं हूँ या फिर मेरे से काम नहीं हो पाएगा। आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है ना। तो यहाँ पर अधिगम में तो तेज़ी नहीं आएगी, वो अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होगा, मोटिवेट होगा नहीं, डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है कि बच्चे के अधिगम के प्रति अनुप्रेरित यानी कि निष्प्रेरित हो जाएंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोगों पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक रूप से प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर यंत्रवत याद करके। देखिए 3 बातें फिर से आपके यहाँ पर गलत है। ठीक है, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके यानी कि जो समस्या है उसको बिल्कुल फिक्स्ड तरीके से प्रस्तुत करना, तो ये गलत है। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर यानी जो आपके 4th ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अभी आपको ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे मैं पूछूं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, फिर आपको मैं ऑप्शन दे दूँ 2 अक्टूबर, 2 सितंबर, ठीक है, 6 नवंबर या फिर कुछ और भी ऑप्शन अदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन सही होता है आप उसी को टिक करेंगे, है ना। तो इसमें बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती। अगर बच्चे को याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर वो जो है किसी और ऑप्शन में फिलअप करके आगे बढ़ जाता है ना। तो ये वाले क्वेश्चन जो है सही नहीं होते हैं, यंत्रवत याद करके नहीं। इससे भी समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा नहीं मिलता है। यहाँ पर उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोगों को ध्यान में कर बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों को आप जो है कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी दीजिए, सामग्री दीजिए, ताकि बच्चा जो है मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में संकलन अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आप इनको डायरेक्ट संकेत देंगे, ठीक है, अगर आप इनको ऐसे मान लीजिए एप्पल के बारे में आपने बताया, ठीक है, फिर आप इनको संकेत दे रहे हैं कि आप अपने पापा के साथ गए होंगे कभी या फिर एप्पल आपने ख़रीदा होगा, है ना। तो बच्चा उतना अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। ठीक है, अगर आप इन्हें डायरेक्ट चित्र भी दिखा दें तो भी बच्चा सही तरीके से समझ में नहीं आता है उसको, या फिर उसको समझने में दिक्कत होती है। आप बड़े हो गए तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, पर जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें ये समस्या होती है कि वो जल्दी चीज़ों को समझते नहीं है, भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर उनको समझ में नहीं आता है कि क्या टीचर कहना चाह रहा है। तो एज अ टीचर ग्रुप में आपको सबसे पहले बच्चे के सामने क्या करना है, जो मूर्त सामग्री होती है उसको प्रेजेंट करना है। यानी कि अगर आप एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ पहले बच्चे को टच कराइए, फील कराइए। ठीक है, ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को पहले ग्लोब दिखाइए, है ना, बच्चा उसको टच करे, फील करे। ठीक है, उसके बाद में आप उसका चित्र दिखा सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को आपको साथ में लेकर के चलना है ना। तो चित्र के माध्यम से भी आपको बच्चों को चीज़ें समझानी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने ग्लोब दिखा दिया, अब सभी बच्चे उसको टच ही करने में लगे हुए हैं, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है, आप मूर्त सामग्री बच्चों के सामने दिखाइए, प्रेजेंट करिए, उसके बाद में चित्र के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप बच्चों को संकेत दीजिए। हो सकता है कि बच्चे ने उसको पहले से देख रखा या फिर उसके बारे में कुछ और भी उसको पता हो, तो वो अपना जो है नॉलेज आपके पास में रखे और आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करके बच्चों को बता सके, है ना। तो ये आपका सही प्रोसेस होता है, 4th ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे है बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीण अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी बिल्कुल भी नहीं। प्रदर्शन अभिमुखी में क्या होता है, सिर्फ प्रदर्शन पे ही फोकस होता है ना, कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ या फिर मुझे कोई पुरस्कार मिले, है ना, इस तरीके का कार्य करूँ, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा एग्ज़ाम को पास करता है, फिर कोई भी क्वालिफिकेशन को जो है
अचीव करता है तो वो इसलिए करता है ताकि दूसरे लोग उसको अच्छा कहें, उसको पुरस्कार मिले, ठीक है। तो यहाँ पर प्रदर्शन के लिए कार्य किया था, जो कि गलत है। स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, यानी कि स्पर्धा मतलब क्या होता है, कंपटीशन करना, है ना। कंपटीशन के लिए जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना या फिर एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने की होड़ में लगे रहना, तो ये भी गलत है। अध्यापक प्रधान नहीं, यानी टीचर ही जो है प्रधान हो, ये गलत है। सकारात्मक एवं सहयोगात्मक, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एक प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम कराना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बच्चा इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से प्रेरित होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। उसको किसी पुरस्कार या फिर जो है किसी प्रकार के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती है। बच्चा जो है खुद ब खुद उस कार्य को करना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको माहौल क्रिएट करना है क्लासरूम में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, गुडस वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है। गति विषयक अशक्तता से नहीं, ये तो आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ होती है। दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रभाविता से नहीं, ये भी नहीं होगा। संगीतिकी योग्यता से नहीं, गणितीय संकलनों के अधिगम में कठिनाई से, बिल्कुल सही बात है। यानी जो कैलकुलेशन वाला चीज़ें होती है उसको बच्चा करने में कठिनाई आती है, उसको दिक्कत आती है। जिस बच्चों को डिसकैलकुलिया होता है, गुडस वैकल्य होता है, वो जो गणितीय अवधारणाओं को सही तरीके से समझ नहीं पाता, साथ ही साथ जो कैलकुलेशन होता है उसको सही तरीके से कर नहीं पाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे की जो क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिया वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।